Hello everyone, welcome to Point EduTech। क्लास 12th का जो यूनिट 3 है दैट्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज को देख रहे थे हम लोग। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसके बारे हम लोग देख रहे थे और लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने डील किया था अबाउट द गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसके बाद आज का सवाल है कि galvanometer can be converted into voltmeter. A galvanometer can be converted into voltmeter by providing first option low resistance in series, second option है low resistance in parallel, third है high resistance in series, हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड उसके बाद है हाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल। हाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल। देखिए, ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर देंगे अबाउट द लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे कि किसी गैल्वेनोमीटर को यदि आमीटर में बदलना होता है तो उसके पैरेलल में एक लो वैल्यू का रेसिस्टेंस को हम लोग लगाते हैं विच इज़ कॉल्ड शंट। किसी गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल में एक लो वैल्यू का रेसिस्टेंस लगाते हैं, उसको बोलते हैं शंट। और अभी मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है, इसके सीरीज में, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेसिस्टेंस को लगाएंगे तो ये गैल्वेनोमीटर अपने आप एज अ वोल्टमीटर बिहेव करेगा। लेकिन सिर्फ इतना बोल देना काफ़ी नहीं है, इसके पीछे का जो बेसिक है कि यह काम कैसे करेगा, इसका जो फॉर्मूलेशन है वो किस प्रकार होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक गैल्वेनोमीटर है, उसका रेसिस्टेंस G है और रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R है। चूँकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में सर्किट के अक्रॉस हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू सेम होता है एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यदि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को यहाँ से निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं V
इज इक्वल टू Vg plus Vr. Vg is the potential difference or voltage across galvanometer and Vr is the voltage across the resistor R. V is equal to Vg plus Vr. अब यहाँ से V बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR, इस अक्रॉस करंट जा रहा है IG, तो Vg के लिए लिखेंगे IG इंटू जी प्लस VR के लिए लिखेंगे IG इंटू आर. Vg इज इक्वल टू IG इंटू जी प्लस VR इज इक्वल टू IG इंटू आर. अब इसके बाद Vg बराबर IG इंटू जी और VR इज इक्वल टू IG इंटू आर, तो V बराबर IG और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा G प्लस आर. V इज इक्वल टू IG G प्लस आर. ये मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो V बाय IG इज इक्वल टू G प्लस आर. V बाय IG इज इक्वल टू G प्लस आर. यहाँ पर हम लोग एक जो रेसिस्टर को ऐड किए हैं सीरीज में, दैट्स R, उस R का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है. तो यहाँ से लिख सकते हैं V बाय IG माइनस G इज इक्वल टू R. V बाय IG माइनस G इज इक्वल टू R. एलसीएम आ जाएगा IG इज इक्वल टू R, यहाँ से V और ये हो जाएगा IG इंटू जी. V माइनस IG इंटू जी बाय IG इज इक्वल टू R. ये आपको रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टर को हम लोग लगाएंगे सर्किट में सीरीज में, उसका रेसिस्टेंस का फार्मूला आ गया. अब यहाँ से इफ़ेक्टिव रेसिस्टेंस को यदि फाइंड किया जाएगा, इफ़ेक्टिव रेसिस्टेंस, तो R इफ़ेक्टिव दो रेसिस्टर जिसको यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है तो उसका इफ़ेक्टिव रेसिस्टेंस दोनों का लीनियर समेशन होता है. तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे R इफ़ेक्टिव इज इक्वल टू G प्लस R. R इफ़ेक्टिव इज इक्वल टू G प्लस R. यहाँ लिखेंगे if R is very very greater than G. If R is very very greater than G, so it implies that G plus R is nearly equal to G. If R is very very greater than G, then G plus R is nearly equal to G. अब इसके बाद हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि R इफ़ेक्टिव इज इक्वल टू R. इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो वोल्ट मीटर है, हैंस वोल्ट मीटर is a high value resistance device and for ideal voltmeter resistance should be infinite. इससे यही पता चलता है कि जो वोल्ट मीटर होगा वो एक हाई वैल्यू रेसिस्टेंस डिवाइस होगा
और जो आइडियल वोल्टमीटर होगा उसका जो रेसिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि एक हाई वैल्यू रेसिस्टेंस डिवाइस है। तो अब इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन है आगे। दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिखेंगे। फर्स्ट वन, रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल ammeter इज, पहला ऑप्शन इनफाइनाइट, दूसरा ऑप्शन 0, थर्ड वन 1 ओम एंड फोर्थ ऑप्शन है 10 ओम। और दूसरा है रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज, पहला इनफाइनाइट, जीरो, थर्ड वन 1 ओम एंड फोर्थ वन इज 10 ओम। देखिए इसके मतलब को समझिए। ये दोनों प्रश्न के बारे हम लोग काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो आइडियल आमीटर होता है, तो किसी भी आइडियल आमीटर में आइडियल आमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो जानने से पहले किसी भी आमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो लो वैल्यू रेसिस्टेंस शंट के बराबर होता है। आमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो शंट के बराबर होता है, और शंट एक लो वैल्यू रेसिस्टेंस डिवाइस होता है। तो जो आइडियल आमीटर होगा, जो सबसे अच्छा आमीटर होगा, उसके लिए रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा कम होगा, और सबसे कम होते होते वो कितना हो सकता है, तो सबसे कम जब होगा तो उसके लिए जो वैल्यू है वो सबसे न्यूनतम होगा, और सबसे न्यूनतम कितना हो सकता है, तो सबसे जो न्यूनतम वैल्यू है उसके लिए हो जाएगा 0। तो आइडियल आमीटर का जो रेसिस्टेंस है वो हो जाएगा 0, और जो आइडियल वोल्ट मीटर है, तो आइडियल वोल्ट मीटर तो पहले जानिए, अभी तुरंत प्रूफ किए हम लोग कि जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेसिस्टेंस हाई होता है। तो उसके लिए जो आइडियल वोल्ट मीटर है उसके लिए जब रेसिस्टेंस का बात करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ से रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल आमीटर इज 0, और रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होगा। ये क्वेश्चन के बारे, इन दोनों क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए अगला सवाल होगा हमारा कि 2 लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन। इसका अपोजिट वाला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन है 2 लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स
carrying current in same direction will. Two parallel conductors carrying current in same direction will. पहला में है attract each other, second one repel each other, third one either attract or repel each other, and fourth option is none of these. दो वायर जो कि सेम डायरेक्शन में यदि करंट को कैरी कर रहे हैं तो वैसे परिस्थिति में, वैसे कंडीशन में इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यहाँ पर डिटेल्ड यूज होने वाला है। ये रहा दो वायर, मान लीजिए दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है। लेट दिस इज I1, दिस इज I2। इसके लिए ये I1 और ये I2। मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए इनटू द प्लेन ऑफ पेपर इस पे, और इसके चलते आएगा तो आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यदि देखा जाए, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। करंट किधर जा रहा है? ऊपर, तो करंट ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर। इसका डायरेक्शन देखिए, एक साइड इधर आ रहा है, और इसके लिए यदि निकालिएगा तो करंट जा रहा है किधर? ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। इसका डायरेक्शन आ रहा है इस साइड। तो ऐसी परिस्थिति में एक फोर्स F1 लगेगा और एक F2 लगेगा। ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर है, इसीलिए दो वायर यदि सेम डायरेक्शन में करंट को कैरी करेंगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में करंट को कैरी करेंगे तो देन दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अट्रैक्ट ईच अदर। अगला है इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज्ड। If the number of turns in a moving coil galvanometer is increased, comma its sensitivity first option increases, second option decreases, third option remains same, and the fourth one is none of these। देखिए, जब हम लोग किसी गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ाई करते हैं तो गैल्वेनोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है उसके अनुसार
उस गैल्वेनोमीटर के अंदर जो रेक्टेंगुलर कॉइल रखा हुआ रहता है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होने के कारण, मैग्नेटिक फील्ड मिलने के कारण उस कॉइल में टॉर्क एक्ट होता है। किसी भी गैल्वेनोमीटर में रेक्टेंगुलर कॉइल बीच में जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है उसमें टॉर्क लगता है, जिसके कारण वो अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और वापस से उसको जो खींचकर उसके पोजीशन पर लाता है उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। सॉफ्ट आयरन कोर को उसके प्लेस से जो डिस्प्लेस कर देता है किसी एक पार्टिकुलर एंगल तक, दैट इज़ आर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। एंड वापस से उसको जो अपने पोजीशन पर ले आता है, देन दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग टॉर्क और या रिस्टोरिंग कपल, रिस्टोरिंग कपल। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला BI sin थीटा और रीस्टोरिंग कपल इज C phi। Phi द डिफ्लेक्शन, C इज द ट्विस्ट पर यूनिट कपल। अब यहाँ पे मैग्नेट्स रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, तो लिखेंगे फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो BINA साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू C phi। BINA साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू C phi। साइन 90 का वैल्यू 1, तो BINA इज इक्वल टू C phi। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू C/BNA इंटू 5, और उतना भी ज़रूरत नहीं है। BINA बाई C इज इक्वल टू 5। इसको थोड़ा मैनर में ऐसे लिख सकते हैं, 5 बराबर BIA बाई C इंटू N। तो इसको कांस्टेंट यदि मान लें तो 5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। फाई डिफ्लेक्शन को बताता है और N नंबर ऑफ टर्न्स को बताता है। देखिए एक्चुअली में सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का मीनिंग होता है अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव इफ इट प्रोड्यूसेस लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। यदि स्मॉल से स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट के लिए भी कोई गैल्वेनोमीटर बहुत लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है तो उसको हम लोग एक हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर का जो सेंसिटिविटी है वो दिखेगा कैसे, तो इसके लिए जो फाई है वो एंगल को बताता है, जो फाई है वो एंगल को बताता है और वो एंगल नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स टू से दैट यदि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा और यदि नंबर ऑफ टर्न्स घटेगा तो डिफ्लेक्शन घटेगा। तो यहाँ पे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज़ इंक्रीज्ड देन इट्स सेंसिटिविटी। तो यदि किसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो उसका जो सेंसिटिविटी है
वो बढ़ेगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा नंबर ए, फर्स्ट वाला। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी का क्लास यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ते हुए कुछ और इंटरेस्टिंग वंस एंड फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल किस प्रकार से मोशन करेगा, इसका पाथ क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग फर्दर ऑन डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप लोग देख के रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद बात करते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।